मॉर्निंग क्लास 8 हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज कर रहे थे और ये एक्सरसाइज पेज नंबर 5 पे था। क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ देते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दो शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। क मन, इस शब्द का अर्थ है मन। मन मतलब जैसे तुम्हारे मन में क्या है, तो मन मतलब हृदय। तुम्हारे मन में क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं वाक्यों में प्रयोग। तुम सच बताओ तुम्हारे मन में क्या है, या मैंने जल्द ही उसके मन की बात जान ली। मैंने जल्द ही उसके मन की बात जान ली। और दूसरा मन, मन मतलब मापने की इकाई, 40 किलो का या 40 समथिंग ऐसा ही जो मापा जाता है। तो मैंने एक मन गेहूं तौलवाया। पहले मन का अर्थ है मन और दूसरे का मन का अर्थ है नापने या तौलने की इकाई। तो उसने एक मन गेहूं तौलवाया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ख, जग। जग मतलब संसार। यह जग एक स्वप्न की तरह है। जग मतलब संसार। पहले जग का अर्थ है संसार। यह जग एक स्वप्न की तरह है, यानी यह संसार एक स्वप्न की तरह है। दूसरा जग, जग का दूसरा मतलब है बर्तन। एक जग पानी ले आओ। जग में थोड़ा पानी ले आओ, या यह जग कितने का है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो पहले जग का अर्थ है संसार, दूसरे जग का अर्थ है बर्तन। नेक्स्ट चलते हैं। दीपक, दिया। दिया तो आपको बता दें, पहले दिए का अर्थ है दीपक। पहले दिए का अर्थ है दीपक। गौतम ने संसार को दिया दिखाया, यानी गौतम बुद्ध ने संसार को दीपक दिखाया। दूसरे दिया का अर्थ है देना। राहुल ने गरीब को खाना दिया। सुमन ने गरीब को खाना दिया। तो पहले दिए का अर्थ है दीपक, दूसरे दिए का अर्थ है देना। और इसके बाद घ देखिए, कर। कर का अर्थ है करना, जो क्रिया होती है। जैसे जल्दी कर, तुम यह काम करो, तू यह काम कर। ठीक है। तो पहले कर का अर्थ है करना, क्रिया। तुम खुश होकर काम किया करो। और दूसरे कर का अर्थ है टैक्स। यह राज्य सरकार का कर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल के लिखिए। ये मैंने अपलोड कर दिया है। पहाड़ी, पहाड़ी से पहाड़ियों या पहाड़ियाँ दोनों हो सकता है, पहाड़ियाँ या पहाड़ियों। झाड़ी, झाड़ियाँ या झाड़ियों। नदी, नदियाँ। देखिए जब हम बहुवचन बनाएंगे तो लास्ट का जो बड़ी मात्रा है वो छोटी हो जाएगी। नदी से नदियाँ या नदियों, द पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। अमराई तो अमराइयाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। लहर, लहरें। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश, आकाश का होगा नभ, आसमान, व्योम। जग, जग का पर्यायवाची होगा संसार, दुनिया, जगती। एक ही लिखना है लेकिन आप लिख सकते हैं। सिंधु, सिंधु का पर्यायवाची होगा समुद्र, सागर। सरिता, सरिता का होगा पर्यायवाची होगा सरिता, तटनी। गंगा, गंगा का पर्यायवाची होगा सुरसरी या भागीरथी। और कोयल, कोयल का पर्यायवाची होगा पिक या कोकिला। उसके बाद सही शब्द, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कोयल ये जातिवाचक संज्ञा है। चिड़िया ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन गंगा, गंगा ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि गंगा
किसी समूह किसी जाति का बोध नहीं कराती, केवल एक ही है गंगा नदी। हरा शब्द का भाववाचक संज्ञा है ख, तो हरा शब्द का भाववाचक संज्ञा है हरियाली। ऊंचा शब्द की भाववाचक संज्ञा है, ऊंचा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऊंचाई। ठीक है। गौतम उदाहरण है, गौतम उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। गौतम उदाहरण है किसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ठीक है। और त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ है 3 नदियों का संगम। ठीक है। अब ये कुछ कल्पना, कुछ योग्यता से आप अपने स्तर पर इसे करने की कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो मैं अगली कक्षा में इसको देखूंगा। अगला कहानी है सदाचार का ताबीज। मैं एक बार बता देता हूँ, इसका जो मूल भाव और भावार्थ है वो मैं अपलोड करूँगा। मूल भावार्थ था, हालांकि आपने लिख ही लिया होगा। मूल भाव तो इसमें एक प्रश्न भी है, प्रश्न संख्या लिखिए मूल भाव। तो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ख, कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए, ये है। और इसका मैं आपको व्याख्या और सरलार्थ भी कराऊंगा। तो अब देखिए सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज। तो इसको अब देखेंगे। यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। सदाचार का ताबीज, यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है जिसमें भ्रष्टाचार की समस्या को और उसके निवारण के उपायों को मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये कहानी व्यंग्य प्रधान है। कहानी में मनुष्य के बदलते स्वभाव को दिखाया गया है जो परिस्थिति वश तथा अपनी सुविधा अनुसार बदल जाता है। इस कहानी की विशेषता है, इस कहानी में बताया गया है कि मनुष्य का स्वभाव किस तरह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को बदल लेता है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार वो ढाल ले। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों को बुलाया और कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला है, हमें आज तक कहीं नहीं दिखा। राजा ने कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ, ये हल्ला मचा है, लेकिन हमको तो आज तक नहीं दिखा। अगर तुम लोगों को दिखा हो तो बताओ। राजा ने दरबारियों कहा, तुमको ये दिखा हो तो बताओ कहाँ है। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। तो राजा और प्रजा की बातचीत हो रही है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो मुझे नहीं दिखा वो तुम्हें भी ना दिखे। कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं आते पर तुमको तो आते होंगे, तुम बताओ। दरबारियों ने कहा, जी दिखते तो हैं, लेकिन वो तो सपनों की बात है, हकीकत थोड़ी ना है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो देखने के लिए नमूना लेते आना। राजा ने कहा, तुम लोग जाओ, फिर भी तुम लोग जाओ और देखो कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। यदि कहीं भ्रष्टाचार हो तो तुम हमारे लिए उसका नमूना लेते आना, हमको भी तो दिखाई दे, हम भी तो देखें यह होता कैसे है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह तो हमें नहीं दिखेगा, सुना है बहुत बारीक होता है, हमारी आंखें तो आपकी विराटता देखने की, यानी आपका बड़प्पन, आप बहुत बड़े हैं। तो उसने कहा चाटुकारिता की कि हमारी आंखें तो आपकी विराटता देखने की आदी हैं, और इतनी आदी हो गई हैं कि हमें कोई छोटा चीज़ दिखता ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें आपकी ही सूरत दिखाई देगी, कैसे पता चलेगा। तो उसने कहा, महाराज, दरबारियों ने कहा, यहाँ पे दरबारी चाटुकारिता कर रहे हैं राजा की। उन्होंने कहा, महाराज हमें तो दिखता ही नहीं, हमारी आंखें तो आपका अभ्यस्त हो गई हैं, आदी हो गई हैं आपकी विराटता देखने की, और यदि वो दिखाई भी दिया तो हम कैसे पहचानेंगे।
और दिखाई भी दिया तो उसमें हमें आपकी सूरत दिखाई देगी, आपकी छवि दिखाई देगी, क्योंकि हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की आदी हो गई हैं और हमारी आंखों में तो आपके सूरत बसी है। पर आपके राज्य में एक जाति रहती है। कौन कह रहा है ये उनके दरबारी कह रहे हैं कि आपके राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन यानी सूरमा है जिसके आंखें में आंचकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम सौंपें। मैं कहा महाराज दरबारियों ने कि आपके राज्य में एक विशेषज्ञ एक एक्सपर्ट जाति रहती है जो ये खोज सकती है, तो उसे ही आप सौंपिए। राजा ने तो राजा को बात पसंद आई। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर कहीं मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। राजा ने किससे कहा? ये विशेषज्ञों से कहा। विशेषज्ञों को बुला के कहा कि जाओ और इसका पता लगाओ और कहीं मिल जाए तो मेरे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा ने विशेषज्ञों से पूछा, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? विशेषज्ञों ने कहा, जी हुजूर, जी सरकार, जांच पूरी हो गई। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला, बहुत सा मिला। विशेषज्ञों ने कहा, बहुत सा भ्रष्टाचार मिला, कम नहीं मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल मतलब जो जिसे देखा जा सके, सूक्ष्म जिसे न देखा जा सके, बहुत पतला बहुत बारीक हो। तो विशेषज्ञ ने कहा, महाराज भ्रष्टाचार स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है, बहुत बहुत बारीक है। अगोचर है। अगोचर का मतलब जो दिखाई न दे, वह सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है। सर्वत्र मतलब सभी जगह व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता। विशेषज्ञ ने कहा, महाराज भ्रष्टाचार को देखा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।